नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। हफ्ते का आखिरी दिन आप देख रहे हैं आज का मनी मंत्र, वो शो जिसमें हम आपको ऐसी खबरें बताते हैं और समझाते हैं आसान, सीधी सादी, सरल भाषा में, जो सीधे आपसे जुड़ी हैं, जिनका सरोकार आपसे है। न्यूज दैट यू कैन यूज एंड यू शुड यूज, क्योंकि ये आपकी आमदनी, आपकी नौकरी, आपके खर्च, आपकी गृहस्थी और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें हैं। किसी भी चैनल या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऐसी खबरें ना तो आपको बताई जाएंगी और ना ही समझाई जाएंगी। इसमें कोई राजनीति नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई भारत पाकिस्तान नहीं। और आज की खबरों का विश्लेषण करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार पवन कुमार मेरे साथ हैं। और पवन, आज की बड़ी खबर हिंदुस्तान टाइम्स के फ्रंट पेज पर है, कोविड टोल ऑन एमएसएमईज, 3 in 4 at below half capacity। यह सरकार का सर्वे है। लगभग 6 करोड़ हमारे देश में सूक्ष्म, छोटे और मझोले उद्योग हैं। अब तो लगभग 99% कारोबार इसकी जद में, इस दायरे में आ गए हैं। तो 91% ने अपना काम तो शुरू कर दिया, लेकिन 4 में से 3, 50% भी अपनी कैपेसिटी को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। तो कहने को कारोबार खुल गया है, लेकिन वो खुला भी नहीं है दरअसल। ये पहले से दिख तो पहले से रहा है संदीप। कल भी आपको याद होगा जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो जैसे आपने क्रेडिट ऑफ टेक की आपने बात की, डिसबर्समेंट की बात की, एक्चुअली सतह पे नहीं दिख रहा है। आप जाइए किसी भी, जैसे मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, तो फरीदाबाद में किसी लोकल से बात करिए आप, जो छोटी मोटी इंडस्ट्री चलाते हैं, जिनके यहाँ 25 लोग काम करते हैं, जिनके 50 लोग काम करते हैं, जो मारुति के लिए एंसिलरी यूनिट हैं, मारुति के लिए रबर के वो बनाते हैं, नट बोल्ट के बीच में जो लगता है वो पार्ट पुर्जा वो बनाते हैं, कुछ और छोटे छोटे सामान बनाते हैं। तो देखिए, इसमें एक सबसे बड़ा रोल इसलिए है, इसका है, एक तो क्रेडिट की बात आप कर लीजिए, सबको क्रेडिट अभी एक्सेस नहीं हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, जो लेबरर्स हैं वो भाग गए हैं, वो नहीं आ रहे हैं। उसमें आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि लेबरर्स जो है बड़े यूनिट में वापस लौट रहे हैं। बड़े यूनिट में इसलिए वापस लौट रहे हैं क्योंकि उनके यहाँ आने जाने के लिए उनका किराया दे रहे हैं। मैं अभी बता रहा था आपको कि पटना से लखनऊ कार चला गया, मैंने देखा कि बड़ी बड़ी बसों में भर के, डबल डेकर बसों में भर के मजदूर बिहार से लाए जा रहे हैं। तमाम लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे पे हमने देखा, आगरा नोएडा एक्सप्रेस वे पे देखा, भर के लाए जा रहे हैं। लेकिन ये कौन एफोर्ड करेगा? ये एफोर्ड वो करेगा जो पैकिंग ऑर्डर में, जो इंडस्ट्री, जो एमएसएमई बड़ी इंडस्ट्री मानी जाती है उस सेंस में, एमएसएमई में जो अपर लेडर पे है, जो छोटी छोटी एमएसएमई जैसे जो घर से काम करते हैं, फर्ज करिए, जो अपने लिए घर के बगल में एक छोटा सा यूनिट बनाया हुआ है, वो काम करते हैं, वो भी सप्लायर हैं, उनका काम नहीं हो रहा है। मेरे ख्याल से जो नतीजा आप देख रहे हैं वो इन्हीं सब विषमताओं का नतीजा है। और मेरे ख्याल से इसको क्रेडिट डिसबर्समेंट की बात सरकार करती है तो वो एक पैमाना हो सकता है, लेकिन वो सारे पैमाने जो फुलफिल करते हैं रोबस्ट ग्रोथ के लिए, शायद वो नहीं है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। देखिए, इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि 85% एमएसएमईज जो हैं वो घरों से काम होता है जी, वो हाउस होल्ड यूनिट्स हैं जी। तो 6 करोड़ में से 85% आप लगा लीजिए, 5 करोड़ से भी ऊपर तो घर से चल रहे हैं, तो वहां दिक्कत है। पर यहां पर एक ओवरऑल पिक्चर भी दर्शकों को समझाना जरूरी है। 11 करोड़ से ज्यादा लोग इन उद्योगों में काम करते हैं और हमारी जो जीडीपी है, जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद है, जो देश की अर्थव्यवस्था है, आसान भाषा में कहूं, 1/3 का कंट्रीब्यूशन एमएसएमई से आता है। तो वहां अगर आप 50% कैपेसिटी भी यूटिलाइजेशन नहीं हो रही है तो अभी भी बहुत बुरी हालत में है हम दरअसल। बुरी हालत तो नहीं कहेंगे, मतलब, पर लेकिन फिर भी, मतलब, मैं ये कह रहा हूं कि जिस हालात में हम लोग 3-4 महीने रहे, आप इस देश में से अगर एमएसएमई को आप हटा देंगे, चाहे प्रोडक्ट्स के मामले में ले लीजिए या एम्प्लॉयमेंट के मामले में ले लीजिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को देख लीजिएगा, तो नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस देख लेंगे, तो आप, इसका मतलब है कि अगर एमएसएमई में ग्रोथ नहीं है तो आपको ओवरऑल इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं दिखेगा, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ में आपको तरक्की नहीं दिखेगी। तो ये अभी मेरे ख्याल से जो छोटे मोटे यूनिट जिसकी बात मैं अभी आपसे कर रहा था, जो सबसे ज्यादा परेशान हैं कि बड़ी यूनिट में फिर भी मजदूर वापस लौट रहे हैं। देखिए,
आप कुछ भी कर लीजिए, आपके पास क्रेडिट है, आपके पास पैसा है, आपके पास चलाने के लिए आपके पास एक एल्बो रूम है, वो करेंगे, लेकिन काम करने वाला तो होना चाहिए ना। आप जो एमएसएमई है उसका 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 उसकी उसके रीढ़ की हड्डी है वहां काम करने वाले लोग, अगर वो नहीं है तो काम नहीं होगा। लेबर तो से भी जुड़ी एक बड़ी खबर है, लेकिन सप्लाई चेन भी डिसरप्ट हो रही है ना। आप माल तब बनाएंगे कि उसको सप्लाई कर पाए। अब कहीं लॉकडाउन है, अब हरियाणा में भी सैटरडे संडे को लॉकडाउन हो गया, पंजाब से भी खबरें आ रही हैं, बिहार में है, महाराष्ट्र में लॉकडाउन अभी चल रहा है। तो अगर आप उत्पादन भी करेंगे, उसे सप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो आप उतना उत्पादन क्यों करेंगे? वही बिल्कुल सही बात है। आप हम लोगों ने पिछले प्रोग्राम में भी आपकी ये डिस्कस किया था कि अभी जब आप जब 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 आप ये जो लोकलाइज्ड लॉकडाउन है, लोकलाइज्ड लॉकडाउन भी बड़ा डेट्रीमेंटल होगा इन द सेंस में कि फर्ज करिए कि कर्नाटका और महाराष्ट्र में मान लीजिए कुछ इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जो 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 किसी खास एरिया में हैं, वहां से जब आप लॉकडाउन करेंगे तो वहां से न कोई सामान आएगा, न कोई सामान जाएगा। तो जो सप्लाई चेन और प्लस मजदूर, आप मजदूरों का जो लाया जाना है उसको भी आप इसी कैटेगरी में रख सकते हैं। अब जो मजदूरों की आप बात कर रहे हैं, देखिए बहुत अहम खबर है और इस पर निगाह नहीं पड़ रही है ज्यादातर लोगों की। टाइम्स ऑफ इंडिया की फ्रंट पेज की हेडलाइन है, माइग्रेंट्स पावर इकोनॉमी बट लोकल कोटाज कर्ब जॉब मोबिलिटी। यानी कि जो ये मजदूर हैं जिनका आप जिक्र कर रहे थे, आप पटना से आ रहे थे, लखनऊ के बीच देखा, फिर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर देखा, फिर आगरा नोएडा एक्सप्रेसवे पर देखा, डबल डेकर बसेस में भी आ रहे हैं मजदूर। वो अर्थव्यवस्था के इस पहिए को घुमाने में मदद तो कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या हो रही है? एक बड़ी दिक्कत हो रही है। हरियाणा में अब सरकार ने घोषणा कर दी है कि 75% जो प्राइवेट सेक्टर में लोग काम करते हैं वो डोमिसाइल होंगे हरियाणा के। महाराष्ट्र में 80%, मतलब 15 साल आपको वहां रहे हैं तो आपको रेजिडेंट माना जाएगा। मध्य प्रदेश में 70% कोटा आ गया, कर्नाटक में भी यही बात है, आंध्र प्रदेश में 75% कोटा। तो आज की तारीख में ये अपने आप में एक घल्लू घारा गल गया है, मतलब रायता फैलेगा इसमें पवन कि आप फरीदाबाद में हैं, आप गुड़गांव की बात कीजिए, वहां पर मजदूर जो आ रहे हैं वो तो प्रवासी हैं। इस शब्द से मुझे दिक्कत है, वो तो प्रवासी हैं, लोकल तो वहां काम नहीं कर रहे फैक्ट्रीज में। अब सरकार कह रही है नहीं, 75% तो लोकल काम करेंगे। तो ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न, एक बड़ी दुविधा आने वाली है कारोबारियों के सामने। पता नहीं संदीप, मुझे लगता है कि जो लोग नीति नियंता हैं, जो लोग सत्ता में बैठे हैं, वो दिमाग लगा के काम करते हैं या दिल लगा के काम करते हैं, मुझे बात ये समझ में आती नहीं है। आप देखिए, ये मजदूर जिस पर ये फैसला लेते हैं, और मैं कहूंगा कुछ हद तक एक शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं, शायद स्ट्रांग हो सकता है, कि डिस्डेनफुली उसके बारे में बात करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हरियाणा में मजदूर कहां से लाएंगे? हरियाणा में जो रिक्वायरमेंट है, हरियाणा महाराष्ट्र में कहां से लाएंगे? कर्नाटका में मजदूर मिल जाएगा, महाराष्ट्र में मजदूर मिल जाएगा। अगर मिलता होता तो प्रवासी जो हैं, जो वहां की मजदूरी करते हैं, उनके लिए कोई जगह नहीं होती। और कुल मिला के कहते हैं ना, हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी ले डूबेंगे। आप कहां, जब कर्नाटका में जहां इंडस्ट्रियल यूनिट्स है काफी बेस है, महाराष्ट्र में काफी बेस है, अब कहां से लाएंगे मजदूर? अब जो मजदूर नहीं लाएंगे तो अब कल को ये फैक्ट्री वाले कहां से काम कराएंगे? आप जाके इंडस्ट्री के लोगों से बात करिए कि उनको कितनी परेशानी होगी। 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार जब बनी तो पहले उन्होंने घोषणा पत्र में लाया कि साहब हम प्राइवेट में रिजर्वेशन लाएंगे। वो आज तक नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि प्राइवेट कंपनियों ने उसका विरोध किया और इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस था कि वो हो नहीं पाया। मेरे ख्याल से ये भी देखिए, ये एक वोट कैचर हो सकता है, क्या बोलिए? नहीं, खालिस राजनीति है ना ये, लोगों को नहीं आने देंगे। नहीं, मुझे एक चीज बताइए, गाजे बाजे के साथ केंद्र सरकार घोषणा करती है कि भाई कोई भी किसान है, वो पंजाब का है, हरियाणा का है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है, वो अपना उत्पादन, अपनी फसल जो भी उसकी पैदावार है, अब वो केरला बेचना चाहे, कर्नाटक बेचना चाहे, तमिलनाडु बेचना चाहे, पश्चिम बंगाल बेचना चाहे, वो बेच सकता है, मतलब देश के किसी भी हिस्से में। पर देश के किसी भी हिस्से में अब आप जाकर काम नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब तो ये निकल रहा है ना, या आप बॉस, यहाँ पे बात यह है कि जो मैं कह रहा हूँ, जो राजधानी में बैठे लोग हैं, दिल्ली में और हरियाणा जहां मैं बैठा हूं, मैं कहता हूं जो चंडीगढ़ में लोग बैठे हैं,
मैं बता रहा हूं संदीप की टोटल डिस्कनेक्ट है। इनको कोई मतलब नहीं ग्राउंड लेवल से कहां से मजदूर आ रहे हैं, कहां से मजदूर जा रहे हैं। ये अखबार में बैठ के पढ़ते हैं कि साहब वहां से मजदूर आ रहे हैं, एक काम करो इसको रोक दिया जाए। फरीदाबाद में इंडस्ट्रियल यूनिट में आप रोक देंगे, लेकिन काम कौन करेगा? कौन लोकल यहाँ काम करने के लिए बैठा हुआ है? मैं ये कहता हूं कि अगर लोकल यहाँ काम कर रहे होते, जो देखिए उनका इनकम लेवल हाई है, आप जिस इनकम लेवल पे काम कराना चाहते हैं मजदूर से, वो हरियाणा में फरीदाबाद में आपको लोकल लोग नहीं कर सकते आपके यहाँ। सिंपल सी बात है। सब्जी बेचने वाला आपको नहीं, हरियाणा की क्या बात, केरला में भी देखिए, केरला में भी झारखंड और बिहार और उड़ीसा के लोग जाकर काम करते हैं ना। केरला के लोग जाके दुबई में भरे पड़े हैं क्योंकि उनको वहां ज्यादा पैसा मिलता है। अब केरला की 3 करोड़ आबादी में, जिस थोड़ी देर पहले मैं आपसे बात कर रहा था, 3 करोड़ की आबादी में 30 लाख लोग जो वहां बाहर के हैं, और ये 2007 के बाद वहां जाके बसे हैं। ये बहुत पुराने लोग नहीं हैं। तो जो रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट आप यहाँ का कोई नहीं करेगा कि काम होना है, फैक्ट्रियां चलनी है, ऑपरेशन चलने हैं, तो कोई ना कोई उस वैक्यूम को आके भरेगा। बिहार से नहीं आएगा तो वो झारखंड से आएगा, झारखंड से नहीं आएगा तो मध्य प्रदेश से आएगा। आप कर्नाटका चले जाइए, आपको पटरियों पे काम करने वाले ठेकेदार जो भी हैं, वो सारे आपको एमपी के लोग मिलेंगे, छत्तीसगढ़ के मिलेंगे। माइग्रेशन पे मैं बता रहा हूं, बहुत इतनी इंटरेस्टिंग दुनिया है संदीप, समझने के लिए। आप अमेरिका में चले जाएगा, ईस्ट कोस्ट पे जितने भी काम करने वाले लोग मिलेंगे आपको, एशियंस मिलेंगे। साउथ में काम करने वाले मैक्सिकन्स मिलेंगे, वेस्ट में काम करने वाले आपको फिर फिलिपिनो मिलेंगे, आपको वियतनामीज मिलेंगे। ये इसको रोक नहीं सकते आप। अगर आपकी नीयत है काम करवाने की, तो आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। पर फ्लेक्सिबल कहां, राजनीति हावी हो रही है ना। और देखिए, राजनीति में ही एक और खबर जो छात्रों से जुड़ी, कल मैंने एक बाकायदा 1 घंटे का कार्यक्रम किया। अब खबर क्या है, क्लैमर ग्रोज फॉर पोस्टपोनमेंट ऑफ नीट जेईई एग्जाम्स। अब जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं, 1 से 6 सितंबर के बीच एग्जाम तय कर दिए गए हैं। और जो नीट यानी कि आप मेडिकल में जाना चाहते हैं, तो 13 सितंबर को एग्जाम होने वाले हैं। लेकिन चाहे बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी हों, कांग्रेस के विवेक तनखा हों, आरजेडी के सर्वे सर्वा तेजस्वी यादव हों, एलजेपी के चिराग पासवान हों, वो कह रहे हैं भैया कैसे करवाओगे? अभी कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है? आप बिहार से ताल्लुक रखते हैं, गया और पटना में ही सेंटर्स हैं, तो कोई मुजफ्फरपुर, कोई पूर्णिया, कोई दरभंगा, कोई आरा, वहां से लोग कैसे आएंगे? लॉकडाउन है वहां तो संपूर्ण, अभी 6 तारीख तक। एकदम सही कह रहे हैं आप। ये एक समस्या है, लेकिन देखा आपने सुप्रीम कोर्ट का रवैया, देखा आपने कहा कि साहब ऐसा है कि इस चक्कर में हम 1 साल स्टूडेंट का बर्बाद नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तारीख तय नहीं की है जी। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा 1 से 6 के बीच में ही, उन्होंने कहा कीजिए। 1 साल बर्बाद नहीं हो सकता। आप नहीं, इसको बढ़ा सकते। देखिए जो बात चल रही है, क्योंकि प्रेशर ग्रुप बहुत पैदा हुआ है। आप ठीक कह रहे हैं, अखबारों में भी खबर छप रही है लगातार हर दिन। तो एक प्रेशर ग्रुप पैदा हुआ है, उसमें से स्टूडेंट्स हैं, जो कल भी मेरी कुछ स्टूडेंट से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा देखिए साहब हम तो तैयार हैं, लेकिन इस सिचुएशन में अभी अगर थोड़ा बढ़ जाता तो अच्छा होता। तो हमारा ये मानना है कि सरकार में अलग अलग लेवल से, जैसा कि आपने एग्जांपल दिया कि सरकार की सहयोगी दल भी इसमें इसका विरोध कर रहे हैं कि साहब इसको अभी ये नहीं हो सकता, तो आप बेशक कुछ टाइम बढ़ा सकते हैं और लेट दी डस्ट सेटल डाउन इन दी सेंस ऑफ। नहीं, और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की घोषणा कर दो ना। आज चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस जारी कर दी, आखिरी घंटे में कोविड संक्रमित जो लोग हैं वो वोट डाल पाएंगे। छात्रों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होगा? वो अपने घर से, अपने गांव से उनको एग्जामिनेशन सेंटर कैसे लाया जाएगा, कितना सोशल डिस्टेंसिंग होगी? कोई क्वारंटीन होना चाह रहा है, उसको डर है मैं इम्तिहान देने के बाद वापस घर जाऊं, मेरे बूढ़े माता पिता हैं, वो कोरोना संक्रमित ना हो जाए, वो रहना चाहे वहीं पर। तो इसके लिए गाइडलाइंस, दिशा निर्देश तो जारी हो सकते हैं ना। 10 दिन बाद इम्तिहान शुरू होने वाले हैं। आप बेशक दिशा निर्देश जारी करिए, लेकिन संदीप मैं भरोसे के साथ आपको बोल रहा हूं कि इसके डेट में ही परिवर्तन होगा। दिशा निर्देश इनसे जारी अभी नहीं हो पाएगा, इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि वो थोड़ा उस पर इन्होंने अभी सोचा नहीं है, और वो लॉजिस्टिकली थोड़ा देखने वाली बात होगी। लॉजिस्टिकली थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा टफ है। तो मेरा जहां तक जो हर एक पक्ष जो बात कर रहे हैं उसके हिसाब से मुझे लगता है कि शायद डेट ही बढ़ जाए, और जब डेट बढ़ेगा उसके बाद ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स पे बात करेंगे फिर से विस्तार से। वो एक अलग नहीं, ये असमंजस है ना छात्र के साथ। मेरी पूरी संवेदनाएं छात्रों के साथ हैं, जो इम्तिहान देना चाहते हैं, जो नहीं भी देना चाहते, दोनों। मतलब दिल की धड़कनें बढ़ रही है ना उनकी। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो छात्र कल ये कहते, इतना नहीं आप स्ट्रेस में है, वो
जो छात्र कल कह रहे थे कि साहब हमारा तो जून में एग्जाम हो जाता तो हम तो अच्छे नंबर ले आते, तो हमने पूछा कि आपकी तैयारी कैसी है, तो उन्होंने कहा कि साहब तैयारी तो जैसे जैसे डेट बढ़ेगा वैसे वैसे, अच्छा कुछ पता नहीं है होगा कि नहीं होगा, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम कब तक स्टडी लंबी करें। तो जो ये स्टडी लंबी हुई इसमें जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उसके लिए और स्ट्रेस का कारण होगा, क्योंकि स्टडी कहीं ना कहीं वो आप स्टडी का एक फ्लो है बॉस, आप लगातार एक साल तक नहीं पढ़ सकते एक बिल्कुल स्पीड से। नहीं, ये तो वो वाली बात हो गई ना, आप तो है ही। कंपटीशन में हैं। सब फर्ज कीजिए आप एथलीट हैं और 100 मीटर की रेस आपको दौड़नी है और आपको कहें ऑन योर मार्क गेट सेट और गो ना कहें, हाँ, और फिर कहें फिर वार्म अप कीजिए, ऑन योर मार्क गेट सेट, फिर गो ना कहें, अब कह रहे हैं आदमी सर, परेशान हो ठीक- जाएगा, वो क्या हाँ, परफॉर्मेंस बिल्कुल देगा। सही। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, और इट विल इम्पैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। बिल्कुल, और इसी का इंपैक्ट देखिए जो बाहर जाने वाले छात्र हैं उन पर क्या हो रहा है। ये इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन है, कोविड इफेक्ट 61% स्टूडेंट्स डेफर प्लान्स टू स्टडी अब्रॉड सेज अ स्टडी। एक स्टडी की गई है भारत में, जो छात्र बाहर विदेशी यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहते हैं, डिग्री हासिल करना चाहते हैं, 61% ने पवन कहा है कि अब अगले साल ही जाएंगे वहां पर। 8% ने कहा जहां जाने वाले थे, जिस देश में जा रहे थे वहां नहीं जाते, दूसरे देश चले जाते हैं। 7 ने कह दिया अब जाना ही नहीं भैया। यह भी इंपैक्ट हो रहा है संदीप। चार देखिए 5 ऐसी कंट्री हैं जहां से हमारे यहाँ से स्टूडेंट ज्यादा जाते हैं। देखिए उसमें अमेरिका है, उसमें यूनाइटेड किंगडम है, उसमें ऑस्ट्रेलिया है, थोड़ा फ्रांस को भी आप ले सकते हैं, थोड़ा जर्मनी को भी ले सकते हैं, और एक देश जिसको मेंशन करना बहुत जरूरी है वो है चाइना। चाइना में आप देखेंगे तो पिछले 10 साल में खासकर मेडिकल के स्टूडेंट्स यहाँ से बहुत गए हैं। और ये इसमें दो बातें चाइना में ये हुई इस साल कि एक तो गलवान घाटी वैली का जो डिस्प्यूट हमारा रहा, जो झगड़े हुए उसकी वजह से भी चाइना वाले स्टूडेंट्स पे इम्पैक्ट हुआ होगा, और कोविड के 90% से ज्यादा इम्पैक्ट कोविड के हुए होंगे। तो हमारे यहाँ से ढेर सारे स्टूडेंट्स चाइना जाते हैं। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो है वो जाते हैं अमेरिका। अमेरिका में कोविड की सिचुएशन जो है वो देखिए स्टूडेंट से ज्यादा मदर फादर अपने बच्चे के लिए चिंतित रहते हैं। तो लिहाजा जो ये आप देख रहे हैं जो पोस्टपोनमेंट हुआ है कि हम अभी नहीं जाएंगे, एक साल बाद जाएंगे, तो दूसरे देशों में तो अगले साल भी रिवाइव करेगा। लेकिन जो चाइना इनटेक जाता था, यहाँ से बहुत ज्यादा स्टूडेंट यहाँ से पढ़ने जाते हैं, लाखों की तादाद में, अब वो नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया मेरे ख्याल से थोड़ा सा बेहतर फिर भी रह सकता है, लेकिन क्योंकि अमेरिका बहुत ज्यादा इंपैक्टेड है, तो अमेरिका में सेशन एक ही होता है आपको सितंबर में, ज्यादातर लगभग यूनिवर्सिटी में। ऑस्ट्रेलिया में 2 सेशन है, तो शायद अभी जो नहीं गए हैं वो ऑप्ट करें मार्च में जाने को, तो वो बाजार अभी भी स्टूडेंट्स जाने के लिए शायद ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा, क्योंकि वहां कोविड के नंबर कम है। लेकिन यूके, यूएस और चाइना, ये जो 3 बड़े मार्केट हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए जहां पढ़ने जाते थे, ये इसमें पोस्टपोनमेंट जो है मेरे ख्याल से वो नेचुरल चॉइस में बन गया होगा स्टूडेंट्स के लिए। अब एक और बड़ी अहम खबर है, आजकल मार्केट बल्ले बल्ले है, शेयर बाजार, और मेरा हमेशा से ये मानना रहा है, ये मेरा फर्म स्टैंड है कि शेयर बाजार कोई मानक, कोई मापदंड नहीं है, कोई इंडिकेटर नहीं है कि हमारी अर्थव्यवस्था कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है। बहुत से नेता आते हैं, बहुत से वित्त मंत्री भी ये कहते हैं देखिए बाजार बल्ले बल्ले हो गया, बजट के दिन बाजार ऊपर गया या नीचे गया, उसको थम्स अप या थम्स डाउन हम मानते हैं। अब आरबीआई के गवर्नर क्या कह रहे हैं, डिस्कनेक्ट बिटवीन इकोनॉमी एंड स्टॉक मार्केट्स। आरबीआई गवर्नर, ग्लोबल लिक्विडिटी ड्राइविंग अप एसेट प्राइसेस, करेक्शन लाइकली। ये शक्तिकांत दास कह रहे हैं, हम कभी सलाह नहीं देते कहाँ निवेश करो कहाँ नहीं, लेकिन शक्तिकांत दास कह रहे हैं कि देखिए जो बाजार बल्ले बल्ले हो रहा है, 11,400 के करीब हमारा निफ्टी है, 38,000 से ऊपर सेंसेक्स चल रहा है, ये अर्थव्यवस्था के बारे में कोई टिप्पणी नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था अभी भी उभरने के कगार पर दिख रही है, अभी उभरी नहीं है। और जो ये बहुत सारा लिक्विडिटी, ये तरलता आ गई है ना, तो लोग अपना पैसा और कहीं लगाने के बजाय बाजार में लगा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आम निवेशक को, आम दर्शक को भी इस बात को समझना चाहिए, और ये रेड फ्लैग किया है खुद शक्तिकांत दास ने। हाँ बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, रेड फ्लैग किया है। आप अभी से 1 महीना पहले का देखिए, लोग जानते नहीं है, जानकारी पहुंचती नहीं है, एक्सेस नहीं है, अखबार में जो पढ़ते हैं तो वो समझते नहीं है। आप वॉरेन बफे ने बोला, 1 महीना से ज्यादा हो गया, उससे पहले बोला कि अभी बाजार जो है बहुत खतरनाक स्थिति में है,
अभी हमें ऐसे फैसले से बचना चाहिए जहां बाजार में आप निवेश करना चाहते हैं और मार्केट बहुत खतरनाक स्थिति में है। 2008 की स्थिति पैदा हो सकती है, 97 एशियन क्राइसिस को उसने कोट किया कि वैसी स्थिति पैदा हो सकती है। तो आप समझ रहे हैं कि जब वॉरेन बफे ऐसा बोल रहा हो, जो मार्केट की दुनिया का बादशाह है, वो जब ऐसा कह रहा है। नहीं, अब यहाँ पर हमारे देसी जो एनालिस्ट है ना, उन्होंने कहा वॉरेन बफे तो अब पुरानी बात हो गई, देखिए हमारा बाजार तो बल्ले बल्ले है। नहीं, वॉरेन बफे अभी होश हवास में है, अभी अपने खुद फैसले लेते हैं। तो वो जब कह रहा है तो उसमें कोई वैल्यू होगी। और ये बात सही है कि देखिए लोगों के हाथ में पैसा है, अभी है, काफी ऐसे लोग हैं जिनके हाथ में पैसा, कोई खर्च करने का और कोई एवेन्यू नहीं है। तो मार्केट में जो आप देख रहे हैं उछाल, वो उसी की वजह से है। ये तो अच्छा हुआ कि रिजर्व बैंक के गवर्नर ने बोल दिया, वरना हम जैसे लोग अगर किसी को समझाते हैं, किसी को बताते हैं कि अच्छा जब इकोनॉमी डाउन है संदीप, जब कंपनियों के शेयर डाउन है तो शेयर बाजार कैसे अप हो सकता है? हाँ, मतलब आप कोई लॉजिक होगा ना। हाँ, आप कंपनी में प्रॉफिट है नहीं, अर्निंग हो नहीं रही है। टॉप कंपनीज जो है भारत की, प्रोडक्शन 55% डाउन है और शेयर बाजार 55% अप हो गया। टाटा ग्रुप की कंपनियां, नाम नहीं लूंगा मैं, एक क्वार्टर में उसको लॉस है 3000 करोड़ का। अब एक बात बताइए कि जब कंपनी का लॉस एक क्वार्टर में 3000 करोड़ है तो शेयर में कैसे पैसा लग रहा है? तो ये फॉल्स ही होगा ना। बिल्कुल। ये किसी के इसको समझने के लिए आपको इकोनॉमिक्स की डिग्री नहीं चाहिए। जब कंपनी के शेयर डाउन है तो शेयर में पैसे कैसे लग रहे हैं? नहीं, सट्टा बाजार हो रहा है, मैं तो खुलकर बोलता हूं, मैं बहुत सालों से बोलता आया हूं। आप केवल पैसे इधर से उधर ट्रांसफर हो रहे हैं, इसी सिंपल भाषा में यही कहेंगे। तो जो रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा है कि टोटल डिस्कनेक्ट है, वो बिल्कुल सही है। वो अब मैं उम्मीद करता हूं कि इतने बड़े इंसान ने जब बोला है, जो किसी पोस्ट पे है, रिजर्व बैंक का गवर्नर है, तो लोग शायद अब अपने उसके उपदेश से, अपने ज्ञान से काम लेंगे। आखिरी खबर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, ये चप्पलों से जुड़ी खबर है। हवाई चप्पल, वो हवाई चप्पल वाले फ्लाइट में भी घूमेंगे, वो बात पुरानी हो गई। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, कोविड फ्लिप फ्लॉप, चप्पल सेल्स अप, फॉर्मल्स डाउन। और इसी को आगे और एक्सप्लेन किया है टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने बिजनेस पेज पर, और वो भी मैं पहले पढ़ना चाहूंगा, पर आपकी टिप्पणी लूंगा। 80% ऑफ फुटवेयर सोल्ड इन इंडिया आर बिलो ₹500। तो मतलब सामान जो खरीदा जा रहा है, फुटवेयर की बात है, चप्पलों की सेल की भरमार हुई है। 500 रुपए से नीचे का सामान लोगों ने जबरदस्त तरीके से खरीदा है, फॉर्मल्स किसी ने नहीं खरीदे। ये हुआ होगा ना। अभी क्या होता है, हमारे आपके घर में भी क्या करते हैं, आपने 2 चप्पल खरीद कर रखा, एक चप्पल बाहर रख देंगे। और क्योंकि आपको लगता है कि साहब ये तो इसको पहन के आप आए तो कहीं ऐसा ना हो इसमें कोरोना का वायरस पाया जाए। तो और ठीक उससे हॉस्पिटल में उसका इस्तेमाल बढ़ा है, छोटी छोटी क्लिनिक्स में बढ़ा है। आप एक किसी डेंटिस्ट के पास चले जाइए, कल को जो 4 चप्पल में काम होता था वो 10 चप्पल रखा है, उसने 4 चप्पल बाहर रख रखे हैं। आपको बोले नहीं साहब ये पहन के आप अंदर जाइए। मैं कह रहा हूँ इसमें जो नंबर ऑफ आइटम्स है वो बढ़ गए हैं। आप छोटे क्लिनिक में भी पहले 10 का इस्तेमाल होता था, वहां 20 का इस्तेमाल। मेरे ख्याल से आप जब देखेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा, ये इस डेटा में पता नहीं है कि नहीं उसमें, लेकिन आप जब देखेगा तो उसमें पता चलेगा कि बल्क में चप्पल खरीदने वाले ज्यादा इसमें होंगे। हाँ, मेरा अंदाजा ऐसा है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे ऑफिस में भी जब क्वारंटीन नॉर्म्स हमने लागू किए तो जूते उतारिए, चप्पल पहनिए। अभी मेरे बहुत से कोलीग्स न्यूज रूम में चप्पलों में घूम रहे हैं। हाँ ठीक बात है। तो उसका यूसेज बढ़ा है, तो ये उसी का मेरे ख्याल से नतीजा है। हाँ, तो ये अपने आप में एक दिलचस्प खबर थी। जी। तो मैंने सोचा कि दर्शकों के साथ साझा करूं। आज की खबरें आसान, सीधी सादी, सरल भाषा में समझाने के लिए पवन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का मनी मंत्र में बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।